नमस्कार। आज एक बार पुनः डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे बीच में वैद्य आर के शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय जो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में हम इस गर्मी में किस प्रकार से अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करें जिससे कि हम ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों से बच सकें। आइए मिलते हैं वैद्य आर के शुक्ला जी से। वैद्य जी, आपका पारदर्शी समाचार पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। प्रमुखता इस समय ग्रीष्म ऋतु का सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोगों को सामान्यता अगर बात करें तो पेट फूलना, गैस बनना, पेट में दर्द होना, इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। तो इसके लिए वो कौन सा बचाव करें जिससे कि इस प्रकार की समस्याएं से उन्हें निदान मिल सके। बड़ा अच्छा प्रश्न रहा आपका। और सबसे पहली बात तो यह है कि पारदर्शी विकास न्यूज का बहुत बहुत आभार है कि ऐसी मुहिम जिससे हमारा जन सामान्य एक सीख ले सकता है, एक शिक्षा ले सकता है, इसके लिए पारदर्शी विकास न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद है। ग्रीष्म ऋतु के बचाव या ग्रीष्म ऋतु के रोगों से बचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले तो ग्रीष्म ऋतु को समझना होगा। यदि हम ग्रीष्म ऋतु को अच्छे से समझ जाएंगे तो स्वाभाविक उसके जितने भी रोग हैं उससे हमारी बचत हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु हमारी आदान काल की ऋतु है। संसार में जो प्रकृति का एक नियम बना हुआ है उसमें दो तरह के अयन बताए गए हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, जिसमें विसर्ग काल और आदान काल। तो जो विसर्ग काल होता है उसमें हमारी जठराग्नि अच्छी होती है और हमारे शरीर का पोषण प्रकृति करती है। लेकिन जो उत्तरायण होता है यानी कि आदान काल में सूर्य उत्तर की दिशा में होने के कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जिससे शरीर का और प्रकृति का स्नेह अंश जो है सूर्य सोख लेता है। और जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर से स्नेह का मान घटता है, मात्रा घटती है, तो उसके शरीर में उससे संबंधित विकार आ जाते हैं। विशेष बात देखें कि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इस समय पे हमारी अग्नि का बल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शिशिर ऋतु जो है वो विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है और इधर आदान का शुभारंभ होता है, तो इसलिए वहां पर बल अच्छा रहता है। लेकिन जैसे बसंत ऋतु पे हम प्रवेश करते हैं तो हमारी अग्नि जो है मंद होने लगती है। और जब अग्नि मंद हो जाएगी तो किसी भी प्रकार का आहार हम लेंगे तो जब जठराग्नि ही हमारी मंद है तो उससे संबंधित रोग हमें आ जाएंगे। तो उसमें एसिड बनना है, अम्ल पित्त है, और इंडाइजेशन की समस्या आ जाएगी, खाना खाएगा पेट भारी हो जाएगा, प्यास बहुत लग रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज की समस्या है, शरीर में दाह हो रहा है, घमौरियां निकल आ रही हैं, पीड़िकाएं आ रही हैं, जो रक्त पीड़िका जिसको बोल रहे हैं, नाक से ब्लीडिंग होने लग रही है। तो ये सारे कारण जो है आपके जुड़े हैं आपकी अग्नि से। तो ग्रीष्म ऋतु मंद अग्नि का समय होता है, वात के संचय का समय होता है और पित्त जो है प्रबल स्थिति में रहता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक रहता है। तो इस समय की, जैसा आपने पूछा कि ग्रीष्म ऋतु में हम रोगों से कैसे बचें, तो उसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि सूर्य के प्रकाश से अपने आप को बचा करके रखना है। और साथ ही साथ जब भी आपको कभी बाहर जाना हो तो अपने पास पानी का एक साधन होना चाहिए। सर में या तो छाता होना चाहिए या फिर आप कोई कपड़ा, तौलिया इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो सूर्य की सीधी किरणों से आपकी बचत हो जाएगी। साथ ही साथ जब भी आप घर से निकलें तो इसके लिए एक समस्या आती है गर्मियों में, डिहाइड्रेशन वाली समस्या कि पानी की कमी हो जाती है और पलटी आने लगती है, दस्त आने लगते हैं। तो इस समय एक बहुत अच्छा उपाय है कि चावल आपका जो घर में यूज होता है, एक मुट्ठी चावल आप एक गिलास पानी में डाल दीजिए और वो रात भर पड़ा रहे, सुबह उसे छान करके चावल आप अपने यूज में ले लीजिए या चिड़ियों को दे दीजिए
और वो जो पानी बचा है जी उसमें जीरा पाउडर है, थोड़ा सा सेंधा नमक है जी। और थोड़ी सी सरकला मिक्स करके, अच्छा और उसका यदि आप सेवन करते हैं तो पूरा दिन आपकी बॉडी एनर्जी से संपन्न रहती है, ऊर्जावान आप महसूस करेंगे और डिहाइड्रेशन और गर्मी की जो विकृतियां आपके अंदर आनी जी। वो आना समाप्त हो जाए। चावल बॉइल्ड होना चाहिए या नहीं, सादा चावल? सादा चावल अच्छा हिम बना करके पीना। अच्छा अच्छा। हम लोग हिम बनाते हैं, जैसे हिम का मतलब है कि सीधे उसे किसी अग्नि का संबंध नहीं करते। जी जी हिम बनाने का मतलब जैसे त्रिफला लेना है, जी तो अगर ग्रीष्म ऋतु में आप त्रिफला का सेवन करते हैं तो बहुत से लोग हैं उनके एक सोच बना दी गई है कि आप इसे गर्म पानी से ही लेंगे। जी अब गर्मी तो पड़ रही है, अगर आप गर्म पानी और ले रहे हैं तो और आप शरीर को खराब कर रहे जी हैं। जी तो उसे हिम बना करके लीजिए कि आप सादे पानी में त्रिफला को डाल करके रात भर छोड़ दीजिए जी और सुबह उसे छान करके आप ठंडा ठंडा पीजिए। जी जी। तो वो हिम है। हिम बनाते हैं, क्वाथ बनाते हैं, पाट बनाते हैं। तो हिम बना करके जो भी औषधियां लेनी है तो हिम बना करके ली, चूर्ण औषधियों का। जी, जी, जी। अच्छा वैद्य जी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है। एक बात और कि गर्मी में सबको अपना घर में तो कोई नहीं रह सकता है। निकलना भी है, नौकरी, पेशा, व्यापार, धंधा सब अपना-अपना कुछ-कुछ कार्य करते हैं ठीक है। और बाहर का कुछ न कुछ खान-पान ऐसा करते भी हैं जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें जैसे भी आपने बोला डिहाइड्रेशन, डायरिया जैसी समस्याएँ होती हैं। हो जाता सामान्यतः क्या होता है कि ये ज़रा-सा भी इस ग्रीष्म मौसम में गड़बड़ हुआ नहीं कि उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन होने के बाद डॉक्टर सीधे उन्हें एडमिट करने की सलाह देता है। क्या वो ऐसी स्थिति में कुछ आयुर्वेद के माध्यम से उससे बच सकते हैं? है, बिल्कुल बच सकते हैं। जी। आयुर्वेद कोई चिकित्सा नहीं है, आयुर्वेद हमारे जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद में ऐसा कोई रोग नहीं है आज जिसे कहा जाता है कि इमरजेंसी आयुर्वेद में नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इमरजेंसी आयुर्वेद से अच्छी कहीं नहीं है। अगर आपको अभी अचानक से डायरिया हुआ है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो केवल कुटज का अगर हम हिम बना करके पिला देते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसके अतिसार बंद हो जाते हैं, जी, अच्छा, दस्त बंद हो जाते हैं। अच्छा, अगर उसे पलटी आ रही है तो मयूर पंख की एक भस्म आती है, अच्छा, उसे अगर आप तत्काल प्रभाव से देते हैं तो तत्काल आपकी छर्दी रुक जाती है, पलटी रुक जाती अच्छा। है। यानी अगर किसी को वोमिटिंग हाँ, जैसी शिकायत हो रही है, अगर पलटी आ रही है तो तो आप मयूर का पंख जो है जी, उसका चांद आप जला करके जी, शहद में मिला करके आप दे दीजिए। अच्छा। 1 से 2 खुराक देते ही आपको उसके अच्छा, अगर पलटी में दवा आराम की हो जाए। नाम की बात की जाए तो आयुर्वेद में कौन-सी दवा की बात आयुर्वेद की है? आयुर्वेद आपके या तो डायरिया हो या हाँ, आपको पलटी हो रही हो, हाँ, कुछ भी हो, हाँ, तो आयुर्वेद अग्निवर्धक आहार देता है। जी, जैसे हींग वाष्टक चूर्ण है, घृत के साथ सेवन कराते हैं। आरोग्यवर्धनी बटी है, अग्नितुंडी बटी है, चित्रकादि बटी है और लवण भास्कर चूर्ण है। तो ये जो अग्निवर्धक हमारी योजनाएं हैं, जो कल्प हैं, हमारे ऋषियों ने कहे हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का रीजन ही यही है कि वो अग्निमंद स्थिति में, अब मंद अवस्था में अग्नि में आप कोई भी चीज पका नहीं सकते। तो उसमें मुख्य यही है कि हम अग्नि का वर्धन करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीजों को ग्रीष्म ऋतु में मना किया गया है, जैसे भारी भोजन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पनीर का सेवन करेंगे और बहुत अरहर की दाल का सेवन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दाल खाना चाहते हैं तो मूंग की दाल का सेवन करें, मसूर की दाल का सेवन करें, चने की दाल का सेवन करें। अगर आपको स्निग्धता लेनी है, शरीर में स्नेह कुछ लेना है, तो उसमें आप घृत का सेवन करिए। घृत पित्त सामक है। घृत अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे पित्त का समन होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है। तो अगर पित्त साम अवस्था में रहेगा तो हमारे शरीर का विकार नहीं आएगा और साथ ही साथ हमें ये सारी समस्या नहीं आएंगी, पलटी है, दस्त है, ये सारी चीजों से हम बच जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली अरहर की दाल को कम से कम प्रयोग करना हाँ, चाहिए, कम से कम गर्मी प्रयोग के करना समय में। चाहिए, जी, तेल का प्रयोग कम करना चाहिए, जी, रिफाइंड का कम करना चाहिए और कोई भी चीज आप रोस्ट करके मत लीजिए। जी, अगर जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग हैं जो काम में निकलेंगे, बाहर जाना है, अब उन्हें कुछ खाना है, तो हमारी प्रकृति इतना अच्छा एक मैनेजमेंट करती है हमारे जीवन का कि जिस ऋतु में आप निकलेंगे जस्ट उसके जो उस ऋतु के रोग होंगे उनके विपरीत फलों की व्यवस्था प्रकृति पहले से कर पहले देगी। कर दीजिए। आप तरबूज ले लीजिए,
लेकिन अब तरबूज क्या है कि आप धूप में रखा हुआ तरबूज तुरंत काटेंगे, तुरंत उसको खाएंगे तो वो हानिकारक है। पहले उसे ठंडी जगह पर रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए। खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, अंगूर है, इस तरीके की चीजें आप लेना स्टार्ट करें। मौसमी है, मौसमी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और मधुर रस, कहते हैं कि अगर ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी ऋतु है कि जिसे अपने शरीर का वर्धन करना है, शरीर की वृद्धि करनी है, धातुओं की वृद्धि करनी है, तो ग्रीष्म ऋतु में शरीर की वृद्धि की जा सकती है। अच्छा, अब बहुत से लोग इसमें टिप्पणी ये करेंगे कि अग्नि तो मंद है और आप ब्रहण चिकित्सा की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन आचार्यों ने इसको भी कहा है कि ब्रहण चिकित्सा में ऐसी चीजों का, जैसे घृत का सेवन है, घृत हमारे शरीर का वर्धन करता है। मक्खन है, शीतल है, स्निग्ध है, बलवान है, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही हाँ, मक्खन और घी, मक्खन है, घी है, इसका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल। मिश्री तेल, रिफाइंड, इसका प्रयोग नहीं करना। हाँ, सरसों का तेल जो है पित्त वृद्धि करता है, और अगर पित्त वृद्धि होगी तो वैसे भी आपका डाइजेशन विकृत हो जाएगा, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो एसिडिक होता है। जैसे ही वो स्टमक से ड्यूडेनम में पहुंचता है, जहाँ जठर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर समान वायु और पाचक पित्त मिलकर के उसे पचाता है, लेकिन वहां पे एसिडिक व्यवस्था नहीं होती, वहां पे एल्कलाइन व्यवस्था होती है। जो कैल्शियम के गुण हैं, वो सारी चीजें आपका अग्नाशय और लीवर से जो बाइल आता है, ये दोनों मिलकर के वहां जाते हैं और जाकर के उस एसिडिक चीज को खत्म करते हैं और उसको एल्कलाइन एक नेचर देते हैं, ताकि खाने का अच्छे से पाचन हो जाए। अच्छा, मिश्री आप बता रहे थे। हाँ, मिश्री, मिश्री बहुत अच्छी चीज है, और मुझे तो लगता है कि ग्रीष्म ऋतु में हर व्यक्ति को जेब में डाल के चलनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी प्यास लग रही तो आप 1 चम्मच मिश्री पाउडर आप ले करके और पानी से आप उसको प्रयोग करिए, तो ये आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे, बॉडी का डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और आपके शरीर में पित्त की वृद्धि नहीं होगी, दाह नहीं होगा शरीर में, और ये घमौरियां हैं, ये सारी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि मिश्री की तासीर जो है बहुत ठंडी है और वो शरीर को बलवान भी बनाती है। अच्छा, जैसे पानी की बात हुई, तो इस मौसम में खास तौर से व्यक्ति को सामान्यतः कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, पानी हमारे होंठ खुद कह देते हैं कि आपको पानी कितना चाहिए। हमारा मुंह जो है, हमारा जो मुख है, मुख स्वयं बताता है कि मुझे पानी। अगर आपके मुख की सलाइवा गाढ़ी होने लगी है, घन होने लगी है, जब तक पतली है तब तक आप पानी की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में पानी का लेवल डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, तो सलाइवा आपकी जो है सघन हो जाएगी, घन हो जाएगी। ठीक, तो आप एक परीक्षण से आप पानी लें। समस्या क्या है कि आज के लोग जो आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो वो ज्यादातर प्रयास करते हैं कि मैं ठंडी जगह पे रहूं, तो एसी का यूज करता है। अब आप घर में तो एसी का यूज कर रहे हो, लेकिन घर से जैसे ही आप बाहर निकल रहे हो, तो आपको सीधे फेस करना पड़ रहा है सूर्य का वो तीखा प्रकाश। तो उससे पहले आपका शरीर ठंडा था, स्किन भी ठंडी थी, आपके सारे ऑर्गन ठंडे थे, उनको ठंडक मिल रही थी। अब आप अचानक से गर्मी में जा रहे हैं, आप फ्रिज का पानी पी रहे हैं, तो आप जैसी ठंडी चीज लेते हैं, जैसे आप देखें आपकी शरद ऋतु में बाहर का तापमान जो है कम होने लगता है, तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम ठंडी चीज का सेवन करते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। तो आप ठंडी चीज तो खा रहे थे काहे के लिए, कि हमारे शरीर का जो तापमान नीचे हो, जिससे हम गर्मी से बच सके। अब आप ठंडा पानी अगर पी रहे हो तो तापमान आपका बढ़ेगा, तो सामान्य जल का सेवन करना चाहिए। घड़े का जल आपके लिए सबसे अच्छा है। और बच्चों को खासकर मैं सभी माताओं से, और अपने जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, सभी लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि बच्चों को मिश्री साधित जल पिलाएं, कपूर साधित जल पिलाएं। अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है तो उसे एक रत्ती कम से कम कपूर उसकी बोतल में आप डाल दीजिए। अच्छा, घड़े का जल आप दे दीजिए उसे, और उसमें एक रत्ती आप कपूर डाल दीजिए, तो वो बच्चा आपका हीट स्ट्रोक से भी बचेगा और उसे डायरिया, डिहाइड्रेशन, इन सब चीजों से वो बचेगा। बच्चों को कतई गर्मी में स्कूल अगर भेजें तो उन्हें पूड़ी पराठे इस तरह की चीजें ना दें। बच्चे को घी लगा करके रोटी दें, और खीर बच्चे को दें, मीठा दलिया बच्चे को खिलाएं।
रात में एक मुट्ठी किशमिश आप डालें, वो किशमिश आप सुबह अपने बच्चे को खिलाएं। खरबूज खरबूजा उनको खिलाएं सुबह सुबह, तरबूज उनको खिलाएं। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चे का और अपना खुद का ध्यान रखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु बहुत अच्छी ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु की चर्चा जब हम अष्टांग हृदयम या चरक संहिता के माध्यम से देखते हैं तो हमारे आचार्यों ने ग्रीष्म ऋतु को कहा है कि पूरे शरीर का शोधन करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ग्रीष्म मोटापा को कम करने का ये समय सबसे अच्छा होता है। शरीर से आपकी तीसरी किडनी काम कर रही होती है। दो किडनियां तो सब दिन काम करती हैं, लेकिन तीसरी किडनी यानी कि स्किन सबसे ज्यादा पसीने के रूप में शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने का काम करती है। तो ऐसे समय में अगर आप 24-24 घंटे एसी में रह रहे हो तो वो टॉक्सिन आपके शरीर में डिपॉजिट होंगे, वो निकलेंगे नहीं। तो आप कम से कम 2 घंटे का ऐसा परिश्रम करिए कि कम से कम 100 ग्राम पसीना तो आपके शरीर से निकल ही जाए। 20 ml 50 ml जितना पसीना निकल जाएगा उतने सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे, मोटापा चला जाएगा। पानी अगर पीना है तो घूट घूट करके पानी पिए। और ये कतई मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये वीडियो जहां तक भी पहुंचेगा तो आज यूट्यूब में ऐसी मारा मारी पड़ी है कि इतने वैद्य इतने जानकार डॉक्टर हैं कि कोई कह रहा है 8 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 10 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके यूरिन का कलर आपके पानी के इंटेक को बता देता है कि आपको कितना पानी पीना है। अगर आपकी यूरिन येलो आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं। मुंह की सलाइवा बार बार सूख रही है तो आप ये देख लें कि मुझे पानी की जरूरत है। और इस मिजाज पे तो कभी मत रहिए कि मुझे 5 लीटर पानी पीना है। आपके पास बॉटल हो, पानी हो, घड़ा हो, आप घूट घूट करके पानी का सेवन करें। अत्यधिक मात्रा में पानी का सेवन ना करें और कोशिश करें कि ऐसा आहार लें जो जल्दी पचने वाला हो। गुरु आहार ना लें, पनीर का सेवन ना करें, पूड़ी पराठे का सेवन ना करें, बासी भोजन का सेवन ना करें। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि जो नेचर में पित्त का समन करने वाली चीजें, मुनक्का है, किशमिश है, मिश्री है, आपका चावल का जो पानी, चावल के मांड का पानी है उसमें सेंधा नमक मिला करके आप ले सकते हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हम गर्मी के रोगों से और ग्रीष्म ऋतु के सारे फायदे हम इस प्रकार से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक बात और वैद्य जी आपसे एक अंतिम प्रश्न और करेंगे जी। सारी चीजों को ध्यान में रखने के पश्चात भी व्यक्ति को अचानक हीट स्ट्रोक जैसी समस्या आ जाती है, अचानक वो बेहोश हो जाए या इसकी स्थिति बन जाए, हीट स्ट्रोक जैसी समस्या उसके सामने आ जाए, तो उसे कौन से बचाव करनी चाहिए उसके साथ मौजूद लोगों को? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये इमरजेंसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे हम लोग इमरजेंसी में सीपीआर वगैरह देते हैं तो ये भी एक इमरजेंसी से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है, अब वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है, हम भेज भी नहीं सकते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बहुत साधारण साधारण चीजें हैं। सेंधा नमक आदमी के पास साधारण आप गांव में पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा, किसी भी जगह मिल जाएगा। कपूर आपको हर जगह मिल जाएगा, तो आप उसे कपूर साधित जल पिलाना स्टार्ट कर दें। अगर वो अपने सेंस में है, उसे होश में अगर है, पेशेंट आपसे बात कर रहा है लेकिन वो शिथिल है, कुछ कर नहीं पा रहा है, पलटी भी आ रही है, दस्त भी आ रहा है, तो उसे आप कपूर साधित जल पिलाएं। ये बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ हवादार ऐसी जगह पर उसको रोकें जहाँ पे उसको ठीक से हवा मिल रही हो और ठंडे जल से स्नान कराएं। ठंडे जल से स्नान कराएं और इसके बाद नारियल के तेल का जो है अभ्यंग करवाएं। नारियल के तेल को आप जैसे अभ्यंग कराएंगे तो उसके शरीर में जहां जहां भी गर्मी, जहां जहां भी पित्त इकट्ठा हो गया होगा, जो गर्मी बैठ गई होगी, वो चली जाएगी। पहले के लोग एक चीज किया करते थे कि चने का जो साग होता था उसे सुखा करके रख लेते थे और उसकी मालिश करते थे उसको पानी में लगा के। तो अभ्यंग का बहुत बड़ा महत्व है और कपूर साधित जल इस समय के लिए अमृत औषधि है और सबको प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चों को घमौरियां आ गई तो आप उसमें नाइसिल पाउडर है, कहीं ये पाउडर है, कहीं वो पाउडर, तो इससे आप बहुत विकार पैदा कर रहे हैं कि जो हमारे पोर्स होते हैं, जो स्किन में हेयर के मार्ग से हमारी दवाइयां पहुंचती हैं, रोम छिद्र होते हैं, तो उन रोम छिद्रों को आप ब्लॉक करने का काम कर रहे हो।
पाउडर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो टैल्कम पाउडर जा करके वहाँ ब्लॉकिंग पैदा कर रहा है, बंद कर रहा है। यानी पाउडर यूज नहीं करना नहीं है। करना है। अगर बच्चों में घमौरियाँ ज़्यादा हैं तो आप फिटकरी को सौंफ की तरह यूज करें। फिटकरी के पानी से बच्चों को नहलाएं तो इससे घमौरियाँ भी शांत होती हैं। नीम साधित जल यानी कि नीम के पत्तों को आप पका लें और उस पानी से बच्चे को नहलाएं, इससे आपकी घमौरियों में भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सी हमारी महिलाएं ग्रीष्म ऋतु में पीड़ित रहती हैं हैवी ब्लीडिंग से, जो उनको मासिक धर्म होता है। तो गर्मियों में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत जल्दी जल्दी उनके मासिक धर्म आने लगते हैं। तो उनके लिए भी सबसे अच्छी दवा है कि अपने घर में धनिया साधारण है कि धनिया के हरा पत्ता आप उसे पीस करके चटनी बना के पानी में घोल करके उसका सेवन करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कपूर साधित जल हमने आपको बता दिया, ये तो महामंत्र है पूरी ग्रीष्म ऋतु के लिए। और जो हमारे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें इस तरीके से अगर बचा करके चलते हैं तो बड़े अच्छे सभी लोगों को रिजल्ट मिलेंगे और ग्रीष्म ऋतु की सारी व्याधियां आपसे दूर रहेंगी। आज हमारे समाज में एक सबसे बड़ी कुप्रथा, एक सबसे बड़ा भूत आकर के बैठ गया है कि ऐसा कोई होटल वाला नहीं है जो आपको ताजी चीज खिला रहा है। अगर वो दूध भी दे रहा है तो वो स्टोर किया हुआ दे रहा है, दही भी दे रहा है तो स्टोर करके दे रहा है। अगर वो आपको समोसे दे रहा है तो वो शाम को बना के फ्रिज में रख रहा है, फिर आपको सुबह बॉयल करके दे रहा है ना। तो कोई भी बासी चीज अगर हम खाते हैं तो पहली चीज तो उसके अंदर इतना बैक्टीरिया पहले से पैदा हो गया है कि वो जाकर के फूड पॉइजनिंग करेगा ही करेगा। तो हमारी सबसे यही विनती है कि आप घर का बना हुआ और 3 घंटे 4 घंटे के अंदर ही उस भोजन को आप समाप्त कर लें। ग्रीष्म ऋतु का ये सबसे बड़ा महत्व है कि अगर आप ग्रीष्म ऋतु में अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अभी सबसे ज्यादा घातक समस्या आएगी वर्षा ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म में अग्नि मंद होती है और वर्षा ऋतु में और मंद हो जाती है। तभी वर्षा ऋतु को कहा है रोगों की जननी है वो। तो अभी से रोग होना स्टार्ट होते हैं और वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा मात्रा में आदमी पीड़ित हो जाता है, अस्पताल भर जाते हैं और घर घर का एक एक प्राणी दुखी हो जाता है। तो बाहर की चीजें खाना बिल्कुल बंद करें और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें। एक विशेष बात यह है कि आप प्रातः काल जल्दी जागें। अगर आप ऐसा करते हैं तो गर्मी से आप बहुत अच्छी तरीके से अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि देर रात तक जागते हैं। देर रात तक जागने से आपका पित्त बिगड़ जाता है, शरीर की जो गर्मी है ऊष्मा बढ़ जाती है, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। अगर शरीर की गर्मी बढ़ गई और सुबह आप 8 बजे तक सो रहे हो तो सूर्य का उदय हुआ तो इधर कफ का संचय हो गया, उधर पित्त का संचय हो गया। तो कफ पित्त जन्य व्याधियां यानी कि ब्लीडिंग वाले रोग आपको हो जाएंगे। कफ पित्त व्याधि रक्त पित्त में गिनी जाती है, तो उसमें कफ भी इन्वॉल्व होता है और पित्त भी इन्वॉल्व होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि शाम को समय से भोजन करके जल्दी शयन करें और सुबह सूर्योदय से पहले 1 घंटे पहले कम से कम जागें और सारी शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करें और स्नान करके ऐसी चीजों का सेवन करें जैसे सत्तू है। सत्तू में आप जीरा सेंधा नमक अच्छे से मिलाइए और शरबत बनाइए। चाटने वाला सत्तू नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं कि गाढ़ा गाढ़ा उसको बना के फिर ऐसे खाते हैं, चम्मच से खाते हैं। तो सत्तू को आप बिल्कुल बढ़िया बारीक बनाइए, उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, उसमें आप पुदीना पत्ता भी आप पीस के डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी आप पीस के डाल सकते हैं, जितना अच्छा बना सके उसे उसका सेवन करें। अगर किसी बच्चे को पतला मल आ रहा है यानी कि उसे पतली लेटरिन आ रही है और माताजी परेशान है तो उसे एंटीबायोटिक और या किसी भी तरीके की दवाइयां मत दें। उसके लिए आपके घर में सबसे अच्छी दवा है प्याज। अपने बच्चे को अगर उसे पतली लेटरिन आ रही है और वो बार बार पॉटी कर रहा है तो उसे आप प्याज का रस जो है थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक मिला करके 1 चम्मच की मात्रा में उसे देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ अगर दस्त लगते हैं तो एक दवा का नाम आप बिल्कुल याद करके सब लोग रखिए कि कुटज घन बटी आज सब जगह मिल जाती है, कुटज का चूर्ण भी मिल जाता है, कुटजा रिस्ट के नाम से सिरप भी मार्केट में अवेलेबल है। तो कुटज का अगर आपको दस्त की कोई भी समस्या आती है तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक आप कुटज का यूज कर सकते हैं। बड़े हैं तो 2-2 गोली 3 टाइम दे दीजिए, छोटे बच्चे हैं तो 1-1 गोली 3 टाइम दे दीजिए, उससे भी छोटे हैं तो आधी आधी करके यानी कि उनकी एज के हिसाब से डोज आप मेंटेन कर लें तो आप दस्त से भी बच जाएंगे
मयूर पंख अपने घर में रखें। अगर किसी को पलटी होती है तो मयूर पंख को जला करके आप उसे शहद में चटा दें, जिससे पलटी से आपकी रक्षा हो जाएगी। और ये कपूर साधित जल है, मांड का जल है यानी कि चावल का पानी है, इन सब चीजों का प्रयोग करके आप ग्रीष्म ऋतु का पूरा आनंद ले सकते हैं और उनकी व्याधियों से अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को बचा सकते हैं और ये भयंकर भयंकर एंटीबायोटिक, भयंकर भयंकर दवाइयों से बच सकते हैं। वैद्य जी ने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। हम इस ग्रीष्म ऋतु में कैसे बचें, सारी समस्याओं को निर्वहन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी हम ग्रीष्म ऋतु का लाभ ले सकते हैं, बजाय इससे होने वाली हानियों से बचने के साथ। तो बिल्कुल। प्रमुख रूप से जैसे अरहर की दाल, तेल, रिफाइंड जैसी चीजों से बचना चाहिए। मिश्री, किशमिश, चावल का पानी जैसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को कपूर युक्त पानी देना चाहिए। इस प्रकार की अगर चीजों का हम प्रयोग करते हैं तो हम ग्रीष्म ऋतु का पूरा लाभ ले सकते हैं और इस हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से भी बच सकते हैं। बहुत बढ़िया गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।